नमस्कार प्रिय दोस्तों। एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी पढ़ रहे हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान। और इसमें लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था हिंदी भाषा के शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि के बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी। 20 अंक के क्वेश्चन टोटल शैक्षणिक रीति विज्ञान में से आएंगे आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आप सभी के लिए। आज आगे जो भी विधियां दे रखी हैं शिक्षण विधियों में, उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए आगे कौन कौन सी विधियां दे रखी हैं। आज दे रखी है मित्रों, सबसे पहले व्याकरण विधि, ग्रामर मेथड किसको कहते हैं। इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के जो भी नियम हैं उनका ज्ञान करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कौन सी विधि में करवाया जाता है? व्याकरण विधि में। व्याकरण के अनेक नियम हैं, चाहे बात की जाए संज्ञा हो, संधि हो या सर्वनाम हो, व्यंजन हो, स्वर हो, वर्ण हो, सभी से जितने भी हैं मित्रों, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ नियम बने हुए हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी व्याकरण होती है और उन नियमों का ज्ञान करवाया जाता है व्याकरण विधि में। इस विधि में व्याकरण के नियमों का अत्यधिक महत्व है, जिसके कारण भाषा का जो प्राकृतिक रूप है उससे विकास नहीं हो पाता है। प्राकृतिक रूप जैसे दैनिक बोलचाल है आपका, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप भाषा यूज में लेते हैं, मिक्स में उपयोग करते हैं, चाहे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी को मिला के या आपकी मातृत्व भाषा, तो ये सभी प्राकृतिक भाषा हैं। इस रूप से इसका विकास नहीं हो पाता है। कारण क्या है? व्याकरण के जो नियम हैं इनको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है, जिससे कक्षा में निरस्तता आती है। लगातार नियम ही नियम बताए जा रहे हैं, चाहे संख्या हो, अन्य टॉपिक हो आपका, उससे संबंधित लगातार उनका अभ्यास करवाया जा रहा है कि संज्ञा से ये नियम बनते हैं, इसी प्रकार से आप इनके अभ्यास करेंगे, लगातार उन्हीं उन्हीं को पढ़ेंगे तो बच्चे हैं वो ऊब जाएंगे, निरस्तता आएगी इससे। यह विधि ज़्यादा काम में नहीं ली जाती है। भाषा तो अनुकरण से सीख ली जाती है, बच्चे अनुकरण करते हैं। जो भी बोला जाता है स्वरों, वर्णों या फिर शब्दों, वाक्यों, इन सभी का अनुकरण के द्वारा भाषा को सीख लिया जाता है। परंतु व्याकरण को हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जा सकता है। कुछ नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। व्याकरण पद्धति में आगमन निगमन प्रणाली काम में ली जाती है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के जो भी नियम हैं उनको छात्रों द्वारा रख लिया जाता है। नियमों को रखा जाता है मित्रों। किसको रखा जाता है? नियमों को। किसमें? निगमन प्रणाली में। निगमन प्रणाली में नियमों को छात्रों द्वारा रख लिया जाता है और यही आपकी निगमन प्रणाली कहलाती है। यानी अच्छे से याद कर लिया जाता है नियमों को निगमन प्रणाली के अनुसार। और आगमन प्रणाली के अंतर्गत नियमों द्वारा, जो भी नियम हैं उनके द्वारा विद्यार्थी अनुसरण करके अपने स्वयं के उदाहरण व सिद्धांत बनाते हैं। उदाहरण व सिद्धांत बनाए जाते हैं नियमों द्वारा। यह आपकी आगमन प्रणाली है। तो इन दोनों विधियों को इसमें काम में लिया जाता है, आगमन और निगमन व्याकरण पद्धति में। यह पद्धति छात्र स्वयं सीखते हैं। छात्र क्या करते हैं? स्वयं सीखते हैं। अब नियमों को याद करेंगे तो याद तो छात्रों को ही करना पड़ेगा। निगमन प्रणाली अरुचिकर होती है क्योंकि यह रटने पर जोर देती है, रटना पड़ता है जो भी नियम है उनको, इसलिए अरुचिकर हो जाती है। व्याकरण विधि द्वारा छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनियों का ज्ञान हो जाता है। ध्वनि जो भी है, क्योंकि शुरुआत में वर्णों को सिखाया जाता है कि ये वर्ण हैं, इस प्रकार से बनते हैं, और शुद्ध वर्तनियों का भी ज्ञान व्याकरण विधि के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा विराम व कारक चिन्ह का भी ज्ञान हो जाता है। विराम चिन्ह है, जो भी विराम चिन्ह हैं उन सभी का ज्ञान इसके द्वारा। कारक चिन्हों का, कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से आप याद करते हैं जो भी चिन्ह है, संबोधन चिन्ह, तो उनका ज्ञान भी व्याकरण के द्वारा ही हो पाता है।
व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियां होती हैं। व्याकरण का ज्ञान होगा, नियमों का ज्ञान होगा, तो भाषा, चाहे लिखने की बात हो या बोलने की बात हो, उसमें अशुद्धियां क्या होंगी? कम होंगी। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ये व्याकरण विधि आपकी। इसके बाद में इकाई विधि, यूनिट मेथड। ये देखिए क्या होती है इकाई विधि। शानदार नोट्सों के माध्यम से इकाई विधि का जन्म गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र, संपूर्ण की धारणा के आधार पर हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, इकाई विधि का जन्म किस धारणा के आधार पर हुआ है? गेस्टाल्ट धारणा के आधार, गेस्टाल्ट धारणा के आधार पर। और प्रवर्तक, इस विधि के प्रवर्तक कौन हैं? इकाई विधि के अमेरिकन शिक्षा शास्त्री, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हैं मोरिसन, वो इसके प्रवर्तक हैं। और 1920 में इनका जन्म हुआ, मोरिसन का। इनको माना जाता है। इकाई विधि में आगे दे रखा है, यह अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। इस विधि द्वारा ये अध्यापक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। यानी दैनिक, इस विषय में कौन सी विषय वस्तु को पढ़ाना है, क्या इसका पाठ्यक्रम है, जो भी वो तैयार किया जाता है। दैनिक पाठ, यह आपने बीएड में पढ़ा होगा अच्छे से। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है, पूर्ण से अंश की ओर। यह विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। समानता के सिद्धांत पर इकाई विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। जितने भी विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखा जाता है इकाई विधि में। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है, अधिगम यानी सीखना, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह व्यवस्थित होती है। यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये इकाई विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इस विधि में छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है, चिंतन शक्ति का भी विकास है। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में होता है चिंतन शक्ति का विकास है, व्यवहारिक ज्ञान का विकास है। इकाई शिक्षण विधि की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं हम। सबसे पहले मोरिसन के अनुसार, मोरिसन ने क्या कहा देखिए, इकाई शिक्षण विधि की प्रक्रिया वातावरण, संगठित कला एवं विज्ञान है। ये परिभाषा दी है मोरिसन ने इकाई विधि के लिए। जो इकाई शिक्षण विधि की प्रक्रिया है वह वातावरण, संगठित कला एवं विज्ञान है। और अन्य के अनुसार बात करें तो इकाई विधि में शिक्षण का स्वरूप है संपूर्णता ज्ञान खंडों में नहीं है। संपूर्णता ज्ञान खंडों में नहीं है शिक्षण का स्वरूप, यानी संपूर्णता की ओर ले जाने वाला नहीं है इकाई विधि में। इकाई का मतलब ही एक होता है मित्रों। तो संपूर्णता कहाँ होगी? संपूर्ण तो जब होगा जब पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया जाए। तो संपूर्णता का ज्ञान खंडों में नहीं, अन्य के अनुसार बात की जाए तो। इकाई शिक्षण विधि में मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाता है, एक शिक्षण का उद्देश्य और एक विषय वस्तु की प्रकृति। इन दो बातों का ध्यान रखते हैं, शिक्षण का उद्देश्य क्या है और विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु का विभाजन देखिए अब। सन के अनुसार संपूर्ण पाठ्यक्रम को सन अनुसार विभाजन किया जाता है, पूरे वर्ष भर का। सन यानी पूरे वर्ष भर का जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरे वर्ष के अनुसार ही विभाजन करना। इस प्रकार से विषय वस्तु का विभाजन। विषय वस्तु या प्रस्तावना, प्रस्तावना में मित्रों सबसे पहले विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान देखा जाता है कि पूर्व ज्ञान कैसा है, क्या उसने सीख रखा है, उसको नोट किया जाता है। और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही शिक्षण के उद्देश्य बनाए जाते हैं कि आगे इसको किस प्रकार से इसका विकास किया जा सके, किस प्रकार से प्रगति की जा सके, इतना इसने पूर्व ज्ञान से संबंधित सीख रखा है। तो ये विषय वस्तु की प्रस्तावना है। और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यह देखा जाता है कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री के तहत नवीन ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। वो कौन कौन सी शिक्षण सामग्री है जिसके द्वारा नवीन ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है, ये देखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। यानी उसकी प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से की जाए,
कि नवीन ज्ञान प्राप्त किया जा सके लड़कों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा। और लास्ट में आपका मूल्यांकन। नवीन ज्ञान प्रदान करने के पश्चात की बात है मित्रों। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है उसके बाद में मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि विद्यार्थी ने कितना नवीन ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छे से किया है, किसी ने कम किया है, तो उसका मूल्यांकन करते हैं लास्ट में। अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बात की जाए तो अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी इकाई विधि के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण। वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले बताया है प्रस्तावना, और उसके बाद में विकास। प्रस्तावना आपकी पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होती है हमेशा, और फिर उस ज्ञान का विकास और किस प्रकार से किया जा सकता है, और लास्ट में उसकी पूर्ति, कि जो भी हमने पढ़ाया है उसकी पूर्ति अच्छे से हुई है नहीं हुई है वो। मोरिसन के अनुसार इकाई शिक्षण विधि के पद ये हैं मित्रों। मोरिसन के अनुसार इकाई शिक्षण विधि के पद: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीयकरण, संगठन, सुव्यवस्थितकरण, आत्म व्यक्ति या वाचन या फिर मूल्यांकन। तो ये 5 पदे मोरिसन ने दिए थे इकाई शिक्षण विधि के लिए, कि इकाई शिक्षण विधि को इस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। ये बात कही है मोरिसन ने। इसके बाद में इसके दोष देखते हैं, क्या क्या दोष हैं। इकाई शिक्षण विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, जिससे कक्षा में नीरसता आती है। यह विधि इस विधि में केवल उद्देश्य पर आधारित कार्य किए जाते हैं, कि उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए उसका, उस पर आधारित ही कार्य किए जाते हैं। अब इकाई एक यूनिट को ले रहे हैं अपन, तो पाठ्यक्रम तो बहुत विशाल है, वो तो बहुत बड़ा होता है, उसको पूरा करने में कठिनाई आती है। पाठ्यक्रम इससे पूरा नहीं हो पाता है या समय लगता है उसमें। बार बार ज्ञान की पुनरावृत्ति होती है। जैसे एक यूनिट आप पढ़ रहे हैं, एक पार्ट आप पढ़ रहे हैं छोटा सा, तो उसके बार बार उसका रिपीट या पुनरावृत्ति उसको किया जाता है। इसके बाद में आगमन विधि या अराइवल मेथड, 5 विधि रखी है। आगमन विधि ये क्या होती है? देखिए, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखें। आगमन विधि या विश्लेषण प्रणाली। इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। जो भी विषय पढ़ा रहे हैं आप, तो उस विषय से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से संबंधित, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी से संबंधित, और इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण से नियम किस विधि में? आगमन विधि में। सबसे पहले उदाहरण देंगे जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित, और फिर उन उदाहरणों के द्वारा नियमों को बनाया जाएगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी उदाहरण देखते हैं, इसके पश्चात उदाहरणों के माध्यम से जो भी सिद्धांत हैं या नियम बनते हैं उनको बनाया जाता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, छात्रों पर केंद्रित विधि आपकी आगमन विधि। जो यह शिक्षण विधि छात्र छात्र केंद्रित विधि है और विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, यानी विद्यार्थी करके सीखें, इसीलिए तो छात्रों पर केंद्रित है। परंतु ये छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। करके सीखेंगे तो ये बड़े बच्चों के लिए है। यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा ही विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करता है। खोजने का प्रयत्न, खोज करेगा कौन करेगा? मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक करेंगे खोज, तो इसलिए यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है। यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट यानी थोड़ा सा टफ हो, और सामान्य की तरफ लौटाया जाता है, स्थूल बड़ा और सूक्ष्म छोटे की तरफ।
मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त यानी जो दिखाई दे सामने, अमूर्त जो दिखाई ना दे उसकी ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। अब खोज करते हैं मित्रों किसी भी विषय वस्तु की, तो वो शुरुआत में आपके सामने है, लेकिन आप खोज करेंगे ये कैसे बनी, किस प्रकार से तैयार हुई, तो वह अमूर्त वस्तु है। ज्ञात से पहले से आपको ज्ञात है, लेकिन उससे संबंधित है, उससे जुड़ी हुई अन्य बातों की ओर आप जा रहे हैं, तो वह अज्ञात है। सरल बातें और उनसे कठिन की ओर इस विधि में जाया जाता है। यह विधि व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है। व्याकरण पढ़ाने की सबसे सरल विधि आगमन विधि, अतः इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमेशा स्थायी होती है, जिससे बाल अंकों में चिंतन शक्ति का विकास होता है, और इस विधि के द्वारा शिक्षण भी क्या होता है, प्रभावशाली। शिक्षण है, जो भी शिक्षण करवाया जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण भी उसके आसपास से जुड़े हुए और उस पर्टिकुलर विषय वस्तु से जुड़े हुए, तो इसलिए प्रभावशाली तो होगी, स्थायी भी रहेगी, क्योंकि ये आम साधारण है। आम जनजीवन से जुड़े हुए उदाहरण दिए जाएंगे तो आसानी से विद्यार्थी उनको पकड़ लेगा, ज़्यादा याद रहेंगे उसके, तो इसलिए यह जो ज्ञान प्राप्त होता है यह स्थायी भी होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि की प्रणाली। प्रयोग प्रणाली सहयोग प्रणाली प्रथम उदाहरण को समझाया जाता है, इसके पश्चात नियमों के बारे में बताया जाता है। सर्वप्रथम उदाहरण को समझाना, ये उदाहरण है, और इसके पश्चात इससे कौन सा नियम बनता है उसके बारे में बताया जाता है, अतः प्रयोग विधि कहलाती है। इसलिए प्रयोग विधि इसको कहते हैं। इसमें रचना शिक्षण की जानकारी होती है, इसके साथ साथ गद्य शिक्षण एवं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। गद्य शिक्षण एवं व्याकरण के नियमों की जानकारी इसके द्वारा दी जाती है। और आगमन विधि के सोपान देखिए कौन कौन से हैं। आगमन विधि के सोपान, ये सोपान हैं इसके, उदाहरण, विश्लेषण या निरीक्षण, निष्कर्ष या नियमीकरण, प्रैक्टिस, अभ्यास और परीक्षण। आगमन विधि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इस विधि में तत्वों का परीक्षण, विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ना कि रटा जाता है। रटने की विधि नहीं है ये, अतः विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर कार्य करती है। आगमन विधि आपकी रटने पर बल नहीं दिया जाता, इसमें सिद्धांतों का निर्माण परीक्षण करके विश्लेषण करके किया जाता है। और इस विधि में तथ्यों को आधार बनाया जाता है, जो भी तथ्य जुड़े हुए हैं, या उदाहरणों का परीक्षण करके नियम बनाए जाते हैं। उदाहरणों का परीक्षण, टेस्ट करके नियम। इस विधि के द्वारा हर विषय को उदाहरणों द्वारा समझाकर नियम नहीं निकाले जा सकते। छोटी कक्षाओं के बालक इस विधि को नहीं कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं के जो भी बालक हैं, उनके लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो आगमन विधि बड़े बच्चों के लिए। यह विधि बहुत अधिक समय लेती है, और इसके अलावा इस विधि को बनाते समय हर बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है। आगमन विधि को व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण करती है एवं उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान करवाती है। वही बातें बार बार की, उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से विशिष्ट। और यह विधि स्वयं सीखने पर बल देती है, नए ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण भी देती है। व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी आपकी आगमन विधि, और स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। अब उसी का उल्टा देखिए निगमन विधि, उसी का विपरीत है निगमन विधि। इस विधि को अन्य नाम देखिए, सूत्र प्रणाली इसको कहते हैं। सूत्र प्रणाली, संश्लेषण प्रणाली वो विश्लेषण थी, यह संश्लेषण प्रणाली है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम है मित्रों, यहाँ नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। उधर उदाहरणों का ज्ञान दिया जा रहा था,
और इसमें नियमों का ज्ञान। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को और समझाया जाता है। लेकिन पहले नियम होंगे इसमें, पहले नियम और उसके बाद उदाहरण। एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, उसका विपरीत है बिल्कुल। अर्थात सर्वप्रथम नियम, उसके पश्चात उन नियमों को सत्यापित करने हेतु विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं और इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है। सिद्धांत प्रणाली, निगमन विधि। वह विधि, आगमन विधि भी उच्च स्तर के बालकों के लिए और यह भी उच्च स्तर हेतु उपयोगी। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। यह विधि छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, वही उसका उल्टा है एकदम। प्रत्यक्ष से प्रमाण था वहां पर, स्थूल से सूक्ष्म था आगमन में, और विशिष्ट से सामान्य था, यहां पर सामान्य से विशिष्ट की ओर। ज्ञात से अज्ञात था और यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर। वहां पर उदाहरण से नियम बनाए जा रहे थे, यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बिल्कुल उसका विपरीत। एक याद करें, चाहे आगमन कर लें चाहे निगमन याद कर लें, उसका विपरीत रहेगा अन्य। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला सूत्र प्रणाली। महत्वपूर्ण तथ्यों में इसमें व्याकरण के नियमों को सीधे बताकर रटा दिया जाता है। रटा है ये, व्याकरण के जो भी नियम है उनको सीधे बताया जाता है छात्रों को कि ये नियम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इतना बता दिया, सीधा बताया है एकदम, तो वैसा का वैसा रट लेते हैं। इसमें अभ्यास की कमी होती है, अभ्यास नहीं करवाया जाता। जो भी नियम सीधे लिखे, सीधे उनको पढ़वा दिए, रटा दिया, अभ्यास बिल्कुल भी नहीं। व्याकरण के ज्ञान में कमी होती है। तो ये सूत्र प्रणाली है, सूत्रों को रटवाना। और दूसरी आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें व्याकरण का ज्ञान देकर, सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान, उसके बाद में नियमों की जो भी परिभाषाएं हैं, नियम पुस्तक से हटा दिए जाते हैं। पुस्तक में जो भी आप पढ़ते हैं, कहानी, कविता, वहां पर व्याकरण के नियम थोड़े लिखे हुए मिलते हैं आपको, नहीं मिलते हैं मित्रों। व्याकरण का ज्ञान पहले दे दिया जाता है कि ये व्याकरण है आपकी, ये इससे संबंधित नियम है। फिर जो भी परिभाषाएं हैं, नियम हैं, उनको पुस्तक से हटा दिया जाता है और एक कहानी, कविता को पेश किया जाता है। लेकिन उसमें नियम व परिभाषाएं जो भी हैं वो छुपी रहती हैं। उदाहरण जैसे आपके अव्यय हैं, सर्वनाम हैं, ये सब कुछ उसमें होते हैं, कविता, कहानी, पाठ। लेकिन जिस प्रकार से व्याकरण में लिखे होते हैं वैसे नहीं होते वहां पर। निगमन विधि के सोपान, निगमन विधि के सोपान है, नियम है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है मित्रों, नियमों या सिद्धांतों को रटना। पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है कि नियम और सिद्धांत जो भी बने हुए हैं उनको अच्छे से रटना या नियमों को स्वीकार करना, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं। आप रटवाएंगे तो रुचि कितनी देर रहेगी, अरुचिकर विषय। यह विधि समय की बचत करती है। सीधा ही रटवा दिया, ना उसको समझाया, ना की बात, एवं शिक्षण हेतु बहुत ही उपयोगी होती है। शिक्षण शीघ्रता के साथ में हो गया, आराम से हो गया, समय की बचत हो रही है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा के लिए अस्थायी होता है, क्योंकि रटी हुई वस्तु आप कितनी देर याद रखेंगे। जब तक उसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो वह हमेशा के लिए स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि नियम रटने पड़ते हैं। निगमन विधि में और देखिए, निगमन विधि द्वारा बालकों की रचनात्मक ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। कोई अलग से वो रचना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो रट रहे हैं बस उसी में ध्यान रहता है। अन्य किसी विषय वस्तु पर वो नहीं सोचते हैं, अपने स्वयं द्वारा नहीं सीख पाते हैं। सिद्धांत से कक्षाओं में नीरसता आ जाती है। इस विधि द्वारा प्रत्येक नियम को पढ़ाया जा सकता है एवं शिक्षण कार्य में भी
अध्यापक को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। आगमन एवं निगमन विधि या दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं, विपरीत। और सातवीं है आपकी प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि, प्रपोज मेथड। सबसे पहले तो यह विधि जॉन डिवी के शिष्य थे विलियम किलपैट्रिक द्वारा विकसित की गई थी। प्रयोजना विधि विलियम किलपैट्रिक के द्वारा, और ये कौन थे? जॉन डिवी के शिष्य। प्रयोजना विधि देखिए, इसके द्वारा एक विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु तथा अपनी अपनी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखता है या अधिगम करता है। पाठ्यक्रम हो चाहे विषय वस्तु हो, अपनी ही क्रियाओं के द्वारा सीखता है या सामंजस्य स्थापित करता है। प्रयोजना विधि जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु इस विधि की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय उनके शिष्य किलपैट्रिक को जाता है। यही ऊपर वाली बातें। कुछ परिभाषाएं हैं प्रयोजना विधि की, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने कहा, प्रोजेक्ट एक वह उद्देश्य कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी प्रोजेक्ट करना, किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी, लगन के साथ सामाजिक वातावरण, समाज के साथ में जुड़ कर के आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं अच्छे से। तो ये किलपैट्रिक ने कहा है, योजना बनानी है तो समाज के साथ में जुड़ करके। स्टीवेंसन के अनुसार देखिए क्या है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्राकृतिक स्थिति हो या सामाजिक वातावरण हो, एक ही बात है मित्रों। तो ये प्राकृतिक स्थिति, यह शब्द यूज किया स्टीवेंसन ने। बेलोड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। अब देखिए, वास्तविक जीवन अपने घर परिवार से लेकर विद्यालय तक इन्होंने जोड़ दिया बेलार्ड ने, यानी प्राकृतिक परिवेश में उनको पहुंचाया जा रहा है, वही बातें हैं। और आठवीं आपकी प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में क्या है? इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है अपने स्वभाव के अनुसार, और उस समस्या का हल भी कर लेता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का विद्यार्थी स्वयं हल निकालता है इस विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि में। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी कोई बाध्यता नहीं होती उसके ऊपर, एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य कि मेरा उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट तैयार करने का, और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से तैयार करना है, पूरा प्रिपेयर करना है इसको, और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई नहीं हुई यह आंकलन करते हैं उसके बाद में। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखे गए ज्ञान को विद्यार्थी कभी भी भूलता नहीं है। तो अनुभवों पर आधारित है आपकी ये प्रोजेक्ट विधि। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिसके फलस्वरूप अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकें। वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्यार्थियों को इसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है जिसके फलस्वरूप वो अपने जीवन की जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान स्वयं कर सकें। प्रोजेक्ट विधि द्वारा सभी विषयों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित यह विधि आपकी प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। दोस्त देखिए, यह विधि बहुत अधिक समय लेती है। पहला दोस्त तो ये हो गया। फिर इस विधि द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। समय की कोई बाध्यता नहीं है
कि कब आपका प्रोजेक्ट पूर्ण होगा, अधिक समय लेती है और समय लग भी जाता है। कुछ प्रोजेक्ट इस प्रकार के होते हैं, संसाधनों की कमी रहती है, पूरे संसाधन उनको प्राप्त नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधि कार्य नहीं कर पाती। स्टेप्स देखिए इसके, कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके प्रोजेक्ट विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। सोपान, सबसे पहले योजना बनाना, जो भी कार्यक्रम है उसकी योजना बनाते हैं और क्रियान्वयन, क्रियाएं करते हैं अनेक प्रकार की। मार्गदर्शन करना, किसी के सानिध्य में उसको पूरा किया जाता है। मार्गदर्शन लेते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं और लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार से इसको संपन्न किया और अच्छा इसमें किस प्रकार से किया जा सकता था। तो ये सोपान इसके याद रखें, क्रम के अनुसार याद रखें। सबसे पहले योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मार्गदर्शन और लास्ट में मूल्यांकन। इस प्रकार इस विधि द्वारा बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यवहार से जुड़ा हुआ, क्योंकि लोगों से, सामाजिक लोगों से वो रूबरू होते हैं, निरंतर क्रियाशील रहते हैं और उसमें चिंतन शक्ति का विकास होता है एवं आप सहयोग करना भी सीखते हैं, क्योंकि सहयोग के बिना किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना इतना आसान नहीं होता है। साथ ही रुचि के अनुसार कार्य करना भी सीखते हैं। जैसे गांव है, गांव के विकास की बात करें, गांव के विकास में अनेक पहलू शामिल किए जाते हैं। अब जनगणना ही मान लीजिए, उसका कार्य कर रहे हैं आप, जनगणना से संबंधित है। जनगणना तो प्रत्येक व्यक्ति को आप गिनेंगे, अगर आम जनता के द्वारा इसमें आपका सहयोग नहीं किया जाएगा, आम जनता आपको सही प्रकार से डाटा उपलब्ध नहीं करवाएगी, तो क्या आप प्रोजेक्ट विधि को पूर्ण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और कुछ इस प्रकार के लोग होते भी हैं जो सही प्रकार से डाटा नहीं देते हैं या काफ़ी समय लगा देते हैं। तो इस विधि में आपको समय काफ़ी लगता है, समय पर प्रोजेक्ट आपका पूर्ण नहीं हो पाता है और सहयोग करके आप इसमें सीखते हैं। चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। अनेक प्रकार के आपके जनगणना हो या अन्य जो भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित आपके अनेक सवाल होते हैं, वो जनता के सामने आप पेश करते हैं और निरंतर क्रियाशील आपको बना रहना पड़ता है। इसमें प्रक्रियाएं देखिए, किस प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें। सबसे पहले समस्या का पता लगाना, समस्या क्या है और समस्याओं में से एक का चुनाव करना। अनेक प्रकार की समस्याएं निकल कर आती हैं, जब समस्या का आप पता लगाते हैं उनमें से एक का चुनाव करते हैं, फिर उसकी रूपरेखा बनाना और हल करने के लिए रूपरेखा बनाते हैं, हल करने के लिए जो भी समस्या आपने चुनी है, और फिर अनेक विधियों का प्रयोग करना। पांचवा पॉइंट है इसमें विश्लेषण करना और लास्ट में मूल्यांकन या निष्कर्ष। तो यह आपकी प्रोजेक्ट विधि। समस्या समाधान विधि देखिए, अब समस्या समाधान विधि नो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये क्या होती है देखिए। सबसे पहले वुड ने बताया है, वुड के अनुसार समस्या विधि निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक है। यानी अनेक प्रकार की चुनौतियां सीखने के दौरान आपके सामने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं इस प्रकार की, और उनका समाधान आपके द्वारा किया जाता है। समाधान करना उनका आवश्यक है। तो ये समस्या समाधान विधि वुड ने इस प्रकार से बताया। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। समस्याएं आएंगी तो आप स्वयं उसके प्रति लगन और निष्ठा से उस समस्या को निपटाने के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटीज करेंगे, तो उसी को कहते हैं करके सीखना। इस विधि द्वारा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके द्वारा उनमें चिंतन एवं तर्क शक्ति का भी विकास होता है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को समस्या को स्वयं हल करना सिखाती है एवं उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। समस्या जो भी आई सामने, स्वयं उसको हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए उसके प्रति, और उन्हें इसके प्रति प्रशिक्षण भी प्राप्त करना पड़ता है या प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है।
एवं उनमें ऐसे कौशलों का भी विकास हो जाता है जिनके द्वारा उन्हें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना आ जाता है। स्वयं अभ्यास करेंगे तो मित्रों उन समस्याओं का समाधान भी करना सीख लेंगे और अनेक प्रकार के कौशल भी विकसित होंगे। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसके द्वारा होता है। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, क्योंकि आप करके सीखेंगे तो वह ज्ञान निश्चित तौर पर स्थायी होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं सक्रिय विधि है। एनी टाइम आपको सक्रिय रहना पड़ता है, एक्टिव, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहकर ही कार्य करते हैं। अब जैसे कोई भी समस्या है, मान लीजिए आपके सामने रहती है, उस समस्या को आप उसको सोल्व करेंगे तो क्या निरस्ता रहेगी आप में? निरस्ता बिल्कुल भी नहीं रहेगी मित्रों। आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा? फिर नहीं हो पाएगा। तो क्रियाशील तो इसके प्रति आपको एक्टिविटीज तो करनी होंगी, अलग अलग तरीकों से सोचना होगा। मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से सोचेंगे आप तो इस समस्या का समाधान हो पाएगा, और इसके लिए आपको सक्रिय भी ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा गया मनोवैज्ञानिक सक्रिय विधि और क्रियाशील रहकर कार्य करना। चरण देखिए, समस्या समाधान विधि के चरण। सबसे पहले समस्या विधि का चयन, यानी एक समस्या को आपको चुनना है कि यह आपके सामने समस्या है, और फिर उस समस्या का प्रस्तुतिकरण, उसे हल करने हेतु तथ्यों का एकत्रीकरण, यानी उस समस्या से जुड़े हुए तथ्य कौन कौन से हैं जिनसे उसको हल किया जा सके, उनको एकत्रित करते हैं। उसके बाद में विश्लेषण करते हैं उसका सामान्यीकरण, और लास्ट में मूल्यांकन और निष्कर्षण। समस्या समाधान विधि के दोष देखे क्या है? समस्या समाधान विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं हेतु नहीं किया जा सकता। अब छोटे बच्चों के सामने आमतौर पर समस्याएं अगर रख दी जाएं तो वो समाधान नहीं कर पाते हैं मित्र, क्योंकि उनकी सोच इतनी विकसित नहीं होती है, इतने अनुभव उनके पास में नहीं होते। अनुभवों के आधार पर ही समस्या को निपटाया जा सकता है। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये उपयोगी है। यह विधि बहुत अधिक समय लेती है। अब कोई समस्याएं इस प्रकार की भी आ जाती हैं जो काफ़ी विकट होती हैं, आसानी से सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो इसमें क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है कि इतने समय में यह आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ समस्याएं इस प्रकार की हैं जो जल्दी समाप्त हो जाती हैं, और कुछ समस्याएं इस प्रकार की हैं जिनमें सालों लग जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस विधि द्वारा निकले हुए परिणाम भी संतोषजनक हों, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये एक समस्या है, इस पर आपने कार्य किया, आप जैसे राम हैं, आपने कार्य किया, आपके द्वारा जो रिजल्ट निकला वह कुछ और हो सकता है। और इसी प्रकार से एक श्याम नाम का लड़का है, उसने इसी समस्या पर कार्य किया, तो उसके द्वारा रिजल्ट इसके विपरीत भी हो सकता है। तो परिणाम है वो संतोषजनक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इस विधि में कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। कुशल अध्यापक जो इससे संबंधित जानकारी रखते हैं, वो अध्यापक होंगे तो ये आपकी सहायता करेंगे। इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करवाया जा सकता समस्या समाधान विधि में। अब एक समस्या को आप सालों लगाएंगे तो संपूर्ण पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा मित्रों, ये आप भी सोच सकते हैं। कुछ समस्याएं तो इतनी छोटी हैं कि शीघ्रता के साथ में समाप्त हो गई, लेकिन कुछ विशालता लिए होते हैं जो आसानी से आप संपन्न नहीं कर पाएंगे, अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को जिन जिन प्रकरणों में समस्या होती है वे उन प्रकरणों से ही संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। यह विधि जीवन को बेहतर और अच्छे ढंग से जीने का एक नजरिया देती है। समस्याओं का समाधान करेंगे तो आप मैच्योर होंगे, परिपक्वता आप में आएगी, आपको अनुभव प्राप्त होंगे। अनुभव प्राप्त होंगे तो जीवन को आप बेहतर और अच्छे ढंग से जीने का एक नजरिया आपके सामने पेश होगा, यानी जी सकेंगे अच्छे से। तो ये कुछ विधियां थी मित्रों, आगे और भी हैं हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई, उनको भी पढ़ेंगे। 10 विधियां तक आज कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी।
आगे और भी देखने वाले हैं। आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और चैनल से आप लाभ प्राप्त कर सकें। पीडीएफ आपको जो भी शिक्षण विधियां करवाई जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा कि सर हमें पीडीएफ चैनल का लिंक चाहिए, तो वो आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। लेकिन कमेंट आपको करना होगा। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को आगे आना ही होगा। कहते हैं कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो आपको मेहनत करनी ही होगी साथ में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।